हाँ जी, राम राम, नमस्कार। सरिता दीदी की क्लासेस में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है और आप सभी मित्रों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गणपति बप्पा की कृपा से आज हमारे परिवार में 50 सब्सक्राइब हो गए हैं। यानी कि आज हमारा जो परिवार है, सरिता दीदी की क्लासेस का जो परिवार है, हमारा जो परिवार है, आज वो 50 सदस्यों का हो गया है। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आपके सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम पढ़ रहे थे स्वरों का वर्गीकरण। इससे पहले हमने स्वरों का वर्गीकरण की क्लास हमने कल देख ली थी। जिन विद्यार्थियों ने कल की क्लास नहीं देखी है वो आज की क्लास देखने से पहले कल वाली क्लास देखें, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अब ये क्लासेस लगातार चलेगी। तो कल की क्लास जरूर देख ले, उसके बाद ही आप आज वाली क्लास देखें। कल हमने स्वरों का वर्गीकरण शुरू कर दिया था और कल हमने पढ़ा था कि मात्रा काल के आधार पर, कितना समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसा होता है, और ये हमने कल पढ़ा था। और उसके आगे आज हम पढ़ेंगे जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। एक बात और, आप इनका आराम से नोट्स भी बना सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आप आराम से इनके नोट्स अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हमारी जीभ का जो आप देख रहे हैं, इस प्रकार की जीभ की हमारी आकृति है और उसी आकृति के अनुसार हमारी जिह्वा से जो जो वर्ण जहाँ जहाँ से उच्चारित होते हैं, तो उसी हिसाब से इनको बांटा गया है कि जहाँ जहाँ पर जिह्वा हमारी क्रियाशील होएगी। तो सबसे पहले अग्रभाग, जो हमारे जिह्वा का अग्रभाग होता है, जिह्वा का ये, तो यहाँ से कौन कौन से स्वर निकलते हैं, तो ई ए आई। आप इनको उच्चारित करके भी देखेंगे, प्रैक्टिकल में देखेंगे तो ये आपको आसानी से याद रहेंगे। मध्य से बोले जाने वाला स्वर है ए। जब हम अगर ए का उच्चारण करेंगे तो हमारे आप देखेंगे कि जिह्वा के मध्य में जोर लगता है, तो मध्य स्वर हो गया आपका ए। पश्च, जिह्वा के पश्च भाग से बोले जाने वाले स्वर हैं आपके आ, उ, ओ, औ। ये जिह्वा के पश्च भाग से बोले जाते हैं, यानी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, इन वर्णों का, इन स्वरों का, तो जिह्वा के पश्च भाग में जोर लगता है, इसलिए इनको जिह्वा के आधार पर पश्च भाग में बांटा गया है। अगला है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, कि जब हम कोई भी स्वर का उच्चारण करते हैं, कोई भी स्वर बोलते हैं, तो हमारे होठों की गोलाई, ओष्ठों की गोलाई कैसी होती है, उसके आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। तो वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। तो वृत्त का मतलब ही होता है गोलाकार, यानी कि वृत्ताकार, कि ओष्ठों की आकृति बोलने पे, जिन स्वरों को बोलने पे ओष्ठ आकृति गोल हो जाती है, उनको कहते हैं वृत्तमुखी या गोलाकार स्वर। तो ये कौन कौन से हैं, उ, ओ, औ। ये अंग्रेजी का वर्ण है जिसको हिंदी में स्वीकार किया गया है और इसका उच्चारण भी ओ की तरह ही होते हैं। इससे बनने वाले शब्द आपके जैसे कॉलेज, इसको कॉलेज पढ़ेंगे, डॉक्टर, तो ये भी अंग्रेजी का वर्ण है, लेकिन इसको हिंदी में भी स्वीकार किया गया है, क्योंकि हमारी हिंदी मातृभाषा की तो विशेषता ही रही है कि हमने जो अन्य कहीं से भी हमें ज्ञान मिला है, कुछ भी विशेष मिला है, हमने उसको सहर्ष स्वीकार किया है, ग्रहण किया है। यही हमारी हिंदी की खूबी है, विशेषता है। दूसरा है अवृत्तमुखी स्वर। कौन सा रहेगा आपका, अवृत्तमुखी स्वर। ओष्ठ गोलाकृति में न खुलकर किसी अन्य आकृति में खुलते हैं, तो वो स्वर आपके कहलाएंगे अवृत्तमुखी स्वर। जैसे कि ए, आ, ई, ए, आई। कौन से स्वर कहलाएंगे आपके, ए, आ, ई, ए, आई। तो ये स्वर हमारे कहलाएंगे अवृत्तमुखी स्वर कहलाएंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। अगला हमारा रहेगा मुखाकृति के आधार पर, यानी कि मुख की आकृति के आधार पर स्वरों का उच्चारण करते वक्त क्या स्थिति होती है। क्षमा चाहती हूँ मित्रों, लाइट चली गई इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। एक मिनट, क्या हुआ, क्षमा चाहती हूँ मित्रों, थोड़ा लाइट में डिस्टरबेंस हो गया था। हम अपनी क्लास लगातार रख रहे हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, कि मुख उच्चारण करते वक्त मुख कितना खुलता है, कितना बंद होता है,
उस आधार पर, मुखाकृति के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो देखेंगे मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार से स्वरों को वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले संवृत स्वर। कौन से? संवृत स्वर। सम का मतलब होता है साथ में, वृत्त मतलब गोलाकार, यानी कि जिसमें उच्चारण में मुख कम खुलता है, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख कम खुलता है उनको बोलेंगे हम संवृत स्वर। जैसे कि ई, उ। आप देखेंगे कि मुख हमारा पूरा नहीं खुल रहा है, केवल थोड़ा सा खुल रहा है। अगला है अर्ध संवृत। कौन सा रहेगा? अर्ध संवृत स्वर, यानी कि उच्चारण करते वक्त मुख संवृत स्वरों से थोड़ा अधिक खुलता है, यानी कि जो हमने ये स्वर पढ़े थे संवृत स्वर ई, उ, इसमें मुख बिल्कुल कम खुलता है, और अर्ध संवृत में मुख जो है इनसे थोड़ा अधिक खुलता है। जैसे कि ए, ओ। आप देख सकते हैं, इनकी तुलना करके आप देखेंगे, अगर इनका उच्चारण करेंगे तो आपको ये अंतर आराम से स्पष्ट हो जाएगा। अगला है विवृत स्वर। विवृत स्वर, विवृत का मतलब होता है पूरा मुख खुलना, यानी कि उच्चारण करते समय मुख अधिक खुलता है। विवृत स्वर कौन से होंगे? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो हमारा मुख है वो अधिक खुलता है। जैसे आ, आप खोल के देखेंगे, यानी कि आप इनका उच्चारण करके देखेंगे तो स्वतः ही आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। उच्चारण करके आप देख सकते हैं आ, तो आप देखेंगे कि मेरा थोड़ा रहता है कि मैं प्रैक्टिकली विद्यार्थियों को ये चीज़ें बताऊं, तो ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। केवल मैं यहाँ पर रटा रटाया ज्ञान देने आपको नहीं आई हूँ, क्योंकि रटा रटाया ज्ञान तो आपको पुस्तकों में बहुत सारा मिल जाएगा, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ। आपको लग रहा होगा सरिता दीदी ये क्या कर रही है। अगला है हमारा अर्धविवृत स्वर। अगला रहेगा अर्धविवृत स्वर, जिसमें मुख विवृत स्वर से थोड़ा कम, किससे? विवृत स्वर से मुख थोड़ा कम और अर्ध संवृत से थोड़ा अधिक खुलता है, यानी कि आप ये समझ लो मध्य आकृति में खुलता है, तो वो कहलाएंगे आपके अर्धविवृत स्वर। यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में मुख विवृत स्वर से तो थोड़ा कम और अर्ध संवृत से थोड़ा अधिक खुलता है, तो वो हमारे होंगे अर्धविवृत स्वर। तो वो कौन कौन से हैं? ए, ऐ, औ। ठीक है, तो ये हमारे होंगे अर्धविवृत स्वर। तो ये हमारा रहेगा स्वरों का वर्गीकरण। आज हमने स्वरों का वर्गीकरण कंप्लीट कर लिया है। कल से हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण विस्तार से पढ़ेंगे, और इसी प्रकार हमारी आगे क्लासेस चलती रहेगी। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी क्लासेस का निरंतर अध्ययन करें, और आप इनका आराम से स्क्रीनशॉट लेके बड़ी अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। मैं नोट्स के लिए बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी जब अध्ययन किया है तो नोट्स के माध्यम से ही किया है, क्योंकि वीडियो को हम हर समय नहीं देख सकते, लेकिन जब हमारे नोट्स हमारे पास होंगे तो हम उनको कभी भी पढ़ सकते हैं, उनका कभी भी अध्ययन कर सकते हैं। तो आप इनके नोट्स उतार लीजिए। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि हम जीके का कौन सा टॉपिक शुरू करें, या फिर हम राजस्थान जीके पढ़ेंगे, या फिर हम भारत का जीके पढ़ेंगे। तो आप लोगों को जिसकी ज़्यादा आवश्यकता हो वो आप कमेंट में करके मुझे बताएं। जितने ज़्यादा जिस टॉपिक के कमेंट आएंगे हम वही शुरुआत करेंगे। और वैसे हम देख रहे हैं कि 1 अक्टूबर से अगर रहा, बप्पा की कृपा रही, गणेश जी कृपा रही, तो 1 अक्टूबर से हम आपको जीके का भी हमारा विधिवत क्लासेस शुरू कर देंगे। और आप सभी का प्रेम, सहयोग और स्नेह इसी प्रकार बना रहे, ताकि आपकी ये सरिता दीदी का उत्साह बढ़े, और मैं इसी प्रकार निरंतर आपकी क्लासेस देती रहूँ आपको। क्योंकि मित्रों इसमें बहुत मेहनत लगती है, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत प्रयास करती हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैंने शून्य से शुरुआत की है, और मैं ये स्वयं सारा मैटर अपने हाथों से लिखती हूँ, तो बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप सब लोग देखते हैं, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन कृपया थोड़ा जो लाइक नहीं करते हैं आप लोग, तो लाइक भी करें प्लीज़। और
जैसे कि आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर से मैं दोहराना चाहूँगी आप सबके सहयोग और प्रेम को कि आज हमारा परिवार 50 सदस्यों का हो गया। आज हमारे 50 सब्सक्राइब पूर्ण हुए हैं। उसकी उपलब्धि में मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।